Hi everyone. In this video we will continue further with D block elements. Correct? In the previous video we had already looked at the electronic configurations of D block elements. हमने उनका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा था कि हाउ डू यू डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उसके बाद हम लोगों ने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखे थे, कॉपर के, क्रोमियम के. कॉपर ग्रुप में सिल्वर गोल्ड का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होता है. फिर हमने ये देखा था कि प्लैटिनम पैलेडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट होता है. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ डू यू डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी they cannot be considered as transition elements, right? So ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी. ओके, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने कल लिखा था. इट इज n-1, d varies from 1 to 10 and this is ns. So your outermost shell जो होता है that is nth shell, उसका जो s सब शेल है, उस s सब शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो आई कैन से आउटर मोस्ट शेल हैज ओनली 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस इज सिमिलर टू योर s ब्लॉक एलिमेंट्स. ना s ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी आप देखोगे तो s ब्लॉक एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन यही होता है. अगर जब आप फर्स्ट ग्रुप देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला जो ग्रुप है, इनका जो कन्फिग्रेशन होता है, इनका NS1 का कन्फिग्रेशन होता है. एंड जो सेकेंड ग्रुप है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NS2 का होता है. तो यू कैन सी दैट ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव similar type of configuration. They can either have NS1 or they can have NS2. And ये NS1 and NS2 are nothing but your D block elements. S block elements. Correct? And हमें ये पता है कि ये जो हमारा ग्रुप 1 है या ये हमारा ग्रुप 2 है, इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं, all these elements can be considered as metals. Group 1 and group 2 can be considered as metals. Okay, so that is why ये जो D block elements है या transition elements है, because their outermost electronic configuration, outermost मतलब ये जो outermost shell है, outermost shell का जो electronic configuration है, that is similar to either group 1 or group 2. And because this is similar to group 1 or group 2, I can say that ये जो D block elements है, they are also considered as metals. Okay, ठीक है. So D block elements are also considered as metals. ठीक है, फाइन. अच्छा, नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज मेटल्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज मेटल्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स की तरह ही बिहेव करेंगी. सो इनकी प्रॉपर्टीज, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. ओके, सो मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? दीज आर हार्ड, डक्टाइल, मैलिएबल, राइट. अच्छा, सो डक्टाइल का मीनिंग ये होता है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. डक्टिलिटी का मीनिंग ये होता है कन्वर्जन इनटू वायर्स. मैलिएबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स. आप ऐसे पतले पतले शीट्स बना सकते हो. सो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, बिकॉज दे बिहेव लाइक मेटल्स, बिकॉज दे आर मेटल्स, दे विल शो यू दीज प्रॉपर्टीज. ओके, फाइन. नाउ इसमें भी ऐसा है कि ये जो आपके मेटल्स है, जो कॉइनेज ग्रुप कहा जाता है, कॉइनेज ग्रुप मतलब इट इज कॉपर,
सिल्वर एंड गोल्ड, ओके, ये जो मेटल्स है दीज आर मोस्ट डक्टाइल एंड सॉफ्ट, मोस्ट डक्टाइल एंड सॉफ्ट, okay. Now why are they usually soft and why are they most ductile? Now it has got something to do with their electronic configuration, okay. Now let's try to understand this, okay. कॉपर का अगर जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो ये होता है 3d10 4s1. नाउ मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स यूजुअली फॉर्म मेटालिक बॉन्डिंग. अब मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? मान लो आपका ये जो मेटल आइटम है, it will donate electrons and form metal ions. n electrons donate करेगा and it will form metal ions. अब ये जो metal ions होता है, ये metal ions अपनी जगह पे fixed होता है, ओके. प्लस हम लोगों ने ये सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है, वी हैव सीन व्हाट आर मेटालिक सॉलिड्स, प्लस प्लस. एंड ये जो है ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर रोमिंग एवरीवेयर, ये हर जगह पे घूम रहा है, ओके. नाउ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट लाइक फेविकॉल ना, ये इन पे नेगेटिव चार्ज है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो मेटल आयंस होता है वो अपने जगह पे लोकेटेड होता है, ओके. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, they are responsible for force of attraction and there is a very strong force of attraction. Force of attraction. Now it is very obvious, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. एंड जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आपका मेटल जो होगा वो उतना ही ज्यादा हार्ड होगा. So I can say ये जो force of attraction होता है, this force of attraction is directly proportional to the number of electrons donated by metal atom. Okay. Now when you look at copper, how many electrons do you think it will donate? Copper usually कितने electrons donate करेगा? Obviously copper जो है, बिकॉज ये 3d10 कन्फिग्रेशन आ रहा है जो विच इज वेरी वेरी स्टेबल, तो यहां से तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बस यहां से ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा. सो कॉपर विल फॉर्म Cu+1 इलेक्ट्रॉन. सो यू कैन सी दैट ईच कॉपर एटम विल गिव यू ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओके. एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो आपको फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे. एंड आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो क्या होगा कि आपका D10 जो स्ट्रक्चर है, जो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज वाई सॉरी, कॉपर विल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ बिकॉज कॉपर विल ओनली डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल हैपन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब एक ही आ रहा है ना यहां से, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिलेटिवली लेस. सॉरी, सो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको हर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो यू वुड हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बिकॉज यू विल हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आपका जो मेटल है वो सॉफ्ट होगा. जैसे आपको पता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, सीजियम, ये सॉफ्ट होता है. सॉफ्ट ये इसलिए ही होता है क्योंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1. ये हमेशा आपको एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेटालिक बॉन्डिंग में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, एंड मेटालिक बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो अपने आप से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए वो मेटल सॉफ्ट हो जाएगा. सो दैट इज वाई कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ऑल ऑफ देम हैव सिमिलर कन्फिग्रेशन. सिल्वर जो होता है वो 4d10 5s1 होता है, गोल्ड जो होता है वो 6d10 5d10 6s1 होता है, ओके. So that is why they have got similar configuration. So they will only give you 1 electron, and because they will only give you 1 electron, your force of attraction will be weak, and that is why they are soft and they are most ductile. अच्छा, ठीक है. I hope you have understood this. Now we will go on to the next property, that is they are very good. ये जो D block elements होते हैं, okay,
ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज वी नो दे आर मेटालिक इन नेचर, डी ब्लॉक मेटल्स, ओके, बिकॉज ये मेटालिक होता है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। द रीजन इज अगेन द सेम, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ना इसमें भी ऐसा होता है कि ये जो आपका कॉइनेज मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो होता है ये कॉइनेज मेटल्स, दीज आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स, ऑलमोस्ट द बेस्ट कंडक्टर्स। सी द रीजन इज सिंपल, बिकॉज यू कैन सी दैट कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देगा ना, ताकि Cu+1 बने, क्योंकि Cu+1 का कॉन्फ़िगरेशन इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, you have 3d10, so copper readily donates one electron, copper जो होता है it readily donates electrons, and because it readily donates one electron, ये बहुत ही आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, okay, and that is why it would be best conductor, okay, fine, so there would be free electrons would be easily available. So इसमें भी ऐसा होता है कि सिल्वर इट इज द बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद गोल्ड आता है, एंड उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, ओके, सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा, नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी यूजुअली आप अगर जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 मेटल्स की बात करो तो इनके अंदर ना बस मेटालिक बॉन्डिंग ही होती है, ओनली मेटालिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ओके, बट व्हेन वी टॉक ऑफ डी, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक मेटल्स, इनमें ना थोड़ा सा अलग होता है। सी इनमें मेटालिक बॉन्डिंग तो होती ही होती है, बट एट द सेम टाइम इनका जो इनर शेल होता है, दैट इज इनर 3D शेल, 3D सब शेल, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है ना, इट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, एंड बिकॉज इट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, ओके, यहां पे बहुत सारे ऐसे 3D ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी होती है, इनकी टेंडेंसी होती है टेंडेंसी टू पेयर अप, ओके, सो दैट इज व्हाई ये जो मेटल्स हैं इनके जो एटम्स होता है वो दूसरे एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। सी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं ना। So due to this inner 3D subshell is incompletely filled, due to incomplete filling of inner subshell, 3D जरूरी नहीं, it could be 4D, it could be 5D, it could be 6D, just because ये जो inner subshell है वो incompletely filled है, due to this covalent bonding is also possible. Also possible. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम लोग वो देखते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होती कैसा है, एंड इस कोवैलेंट बॉन्डिंग के वजह से एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है, मतलब व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस कोवैलेंट बॉन्डिंग, ओके। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम व्हिच इज नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इट इज नियॉन 3s2 3p1 एंड लेट्स कंपेयर इट विथ आयन। आयन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2। मैंने आपको कहा था आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो लर्न करने, यू हैव टू रिमेंबर देम, ओके। नाउ एल्यूमिनियम जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग में, मेटालिक बॉन्डिंग कैसे बनाएगा? सो एल्यूमिनियम के केस में
यहां से 2 एंड यहां से 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे एंड यू विल हैव Al+3. Okay, so in case of aluminium 3 electrons are involved in metallic bonding. वैसे ही इफ यू कंसिडर आयन के केस में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपको कन्फिग्रेशन क्या मिलेगा, Fe+3. Fe+3 का कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 3d5 ना, क्योंकि 2 यहां से चले गए, 1 यहां से चला गया एंड 3d5 इज स्टेबल क्योंकि हाफ फिल्ड है. सो वैसे आप देखने जाओ तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है मेटालिक बॉन्डिंग में, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी +3 चार्ज है, यहाँ पे भी +3 चार्ज है. तो आइडियली दोनों केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होना चाहिए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी सेम और सिमिलर. Now if the force of attraction is similar, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम होना चाहिए. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. जैसे एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दिस इज 600 डिग्री सेल्सियस. सो आयन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शायद 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ ना. द क्वेश्चन इज इतना ज्यादा डिफरेंस कहां से आता है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है. दोनों के केस में मेटालिक बॉन्डिंग लगभग सेम है, तो भी आयन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है. सो द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज कि इन केस ऑफ आयन देयर शुड बी सम एक्स्ट्रा बॉन्डिंग. अब हम लोग ये देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आती कहां से. सो इफ यू कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ आयन, ये अगर जो हम लोग ये मेटालिक स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो यहां पे यू हैव ये आयन +3 Fe+3 आयन्स. ओके, ये +3+3+3, ये +3 वुड मीन ऑल Fe+3 आयन्स. मैं ठीक है. एंड ये आपके फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेट मी शो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, now let's see what happens. ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आती कहां से. now Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है. Fe+3 has an electronic configuration of argon 3d5. so this is argon 3d5, 1 2 3 4. so you have 1 2 3 4 5. you have 5 unpaired electrons. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है पेयर अप होने की. तो मान लो हम लोग और एक Fe+3 आयन रख देते हैं. ये और एक Fe+3 जो आयन है, ओके 2 3 4 5, ये जो और एक Fe+3 आयन है, ओके, नाउ इन दिस केस दे विल हैव अ टेंडेंसी टू पेयर अप ना, क्योंकि यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो इन ये जो दो आयन्स हैं, इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, 3D सबशेल के अंदर. सो इन इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है पेयर होने की. सो ये इस पेयरिंग के वजह से ये देखो यहाँ पे ये सारे इतने कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. जरूरी नहीं 5 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 3D सबशेल के अंदर, दे हैव अ टेंडेंसी टू पेयर अप. ओके, दे हैव अ टेंडेंसी टू पेयर अप. ओके, नाउ ये जो इनकी टेंडेंसी होती है टू पेयर अप, इसके वजह से यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, दैट इज योर कोवैलेंट बॉन्ड. सो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये एक Fe+3 आयन है, ये एक Fe+3 आयन है. तो जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, बेसिकली इस तरह की बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट होगी, ये ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट होगी ना. समझ में आ रहा है आपको. सो अपार्ट फ्रॉम मेटालिक बॉन्डिंग, ये इस तरह की कोवैलेंट बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है. एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग के वजह से ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आती है. एंड ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. ओके,
So I can say this extra bonding, the reason for this extra bonding is unpaired electrons in inner d subshell. ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग आपको यहां पे दिखाई नहीं देती. ओके, अच्छा, मोरेवर ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो पेयर्ड हो, जैसे कॉपर है, कॉपर विल फॉर्म Cu+1 इलेक्ट्रॉन. अब Cu+1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d10. नाउ 3d10 आप देखोगे तो यहाँ पे वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड अप होंगे 1 2 5 6 7 8 9 10. बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड. बॉन्डिंग is not observed. So that is why copper जो होता है वो relatively soft होता है, क्योंकि उसमें ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होती नहीं है, बस मेटालिक बॉन्डिंग ही होती है. मेटालिक बॉन्डिंग भी एक तो वीक होती है बिकॉज कॉपर गिव्स यू ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एंड मोरेवर दिस कोवैलेंट बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, एंड सिंस दिस कोवैलेंट बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, ओवरऑल बॉन्डिंग इन कॉपर इज वीक. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये वाला जो पॉइंट है कि ट्रांजिशन मेटल्स में या डी ब्लॉक मेटल्स में कोवैलेंट एंड मेटालिक बॉन्डिंग दोनों प्रेजेंट होते हैं. I hope this is clear to you. Okay, fine. We'll go on to the next point now. Now the next point that we are going to discuss is melting point and boiling point. Okay. Now melting point and boiling point. Now when we talk of melting point is basically solid को liquid में convert करना, and boiling point is obviously liquid को gas में convert करना. So the temperature at which these changes take place इनको हम लोग melting point and boiling point कहते हैं. Okay. Now specially we will talk about melting point. Now melting point के केस में it is very important कि आपका force of attraction कितना strong है. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आयन का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. द रीजन इज बिकॉज कि आयन के केस में दो टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग. सो आई कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. एंड द रीजन इज, ये क्या रीजन होता है, बिकॉज दो बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती है, मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग. ओके, ठीक है. नाउ अब हाउ डज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में. जैसे आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, cobalt, nickel, copper and zinc. So how does melting point vary in this case? See, उसके लिए ना आपको इनका configuration समझना जरूरी होगा. So this is 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, S1, D5, S2, D6 and कर करके ये D10, S1 and ये D10, S2. ऐसे इनके ये कन्फिग्रेशंस होता है. नाउ स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन इज 3D1. सो यू हैव ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इफ यू हैव ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो बस एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा ना. मान लो ये एक स्कैंडियम एटम है और एक स्कैंडियम एटम या आयन आप रख दो बाजू में, so there would only be one covalent bond involved, right? क्योंकि एक ही unpaired electrons है. When you talk of titanium, titanium has got two unpaired electrons, तो 1 and 2, 1 and 2. इन दोनों के बीच में भी bond create होगा, sorry, 1 and ये 2, and इन दोनों के बीच में भी ये bond create होगा. So you would have more covalent bonds तो extra bonding तो melting point भी ज्यादा होना चाहिए ना.
सो जैसे जैसे आप आगे 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 जाते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. नाउ एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, आपकी ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती जाती है, और स्ट्रांग होती जाती है, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ओके, मैंगनीज इज एन एक्सेप्शन ओवर हियर. मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. इट इज वेरी लेस एंड दिस इज एन एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन है. एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होने का रीजन ये है कि उसके स्ट्रक्चर में शायद डिफेक्ट्स होंगे. स्ट्रक्चर जो होगा वो उतना टाइट नहीं होगा. स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स. ओके, अब जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे, D6, D7, D8, D9, क्या होगा कि अब जैसे D6 देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. नाउ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस ना. अब ये 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. आप D7 में जाओगे तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 8 में जाओगे, D8 में, तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. ओके, सो एंड बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, जैसे जैसे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे, आपकी जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. कोवैलेंट बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो अपने आप से आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा. सो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट जो हाईएस्ट होता है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रोमियम का. ओके, so in 3D series chromium has got the highest melting point and धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाते हो melting point then decreases. जिंक का तो melting point बहुत ही कम होगा. The reason is because कि जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, 3D10 4s2. all electrons are paired and since all electrons are paired, covalent bonding तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होती. ओके, सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा. स्ट्रक्चर नहीं, मतलब बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन. स्कैंडियम से टाइटेनियम इंक्रीज हो रहा है, वैनेडियम इंक्रीज हो रहा है, क्रोमियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मैंगनीज इज एन एक्सेप्शन. फिर आयन, थोड़ा कोबाल्ट, निकल, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. कॉपर के केस में भी मैंने आपको कहा था ये 3D10 होता है, तो वैसे ही कोवैलेंट बॉन्डिंग का स्कोप बहुत कम होता है, तो ये डिक्रीजेस. ओके, एंड ये सेम सिमिलर पैटर्न जो है ये आपको 4D सीरीज में भी दिखाई देता है. सो हमेशा ये जो आखिरी मेंबर होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट का आखिरी मेंबर, इट हैज गॉट लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. जिंक के नीचे कैडमियम आता है, कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी आता है. अब देखो ना, मर्क्यूरी जो है वो तो इनफैक्ट लिक्विड है. मर्क्यूरी का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है -38 डिग्री सेल्सियस. एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको क्रोमियम के ग्रुप में दिखाई देता है. क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के नीचे आता है टंगस्टन, एंड यू कैन सी दैट टंगस्टन हैज गॉट द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस. मर्क्यूरी हैज गॉट द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो लास्ट ग्रुप में आता है, एंड टंगस्टन जो क्रोमियम के ग्रुप में आता है दैट हैज गॉट द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ओके, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग बी सीरीज यूज करता है. व्हाट आई मीन बाय बी सीरीज, सो जैसे आपका पीरियोडिक टेबल होता है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला ग्रुप जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 ग्रुप्स होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं, बट इनको नाम दिया जाता है 1A, दिस इज गिवन एज 2A. उसके बाद आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इनको हम लोग यहाँ पे S एंड यहाँ पे जो ये P ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, इनको हम लोग नेमिंग ऐसे करते हैं. देन दिस इज 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A. आखिरी में इनर्ट गैस आता है तो 8A. इनको A सीरीज कहते हैं हम लोग. एंड दिस इज योर B सीरीज. व्हेन आई से B सीरीज, तो ये B सीरीज 1B 2B से स्टार्ट नहीं होती. सबसे पहला जो ग्रुप होता है दैट इज 3B, 4B,
5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b. सो यहाँ पे आएगा आपका 10b. फिर आता है 1b एंड फिर आता है 2b. तो 1b के अंदर यू हैव कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. 2b के अंदर आता है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी. ठीक है. सो नॉर्मली ये जो आपका 2b ग्रुप है, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स है दे हैव गॉट लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स. एंड 3b, 4b, 5b, ये 6b. दिस इज कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम. क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन. दिस ग्रुप हैज गॉट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ओके. क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है और इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग भी एक्सटेंसिव होती है बिकॉज दे हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. And these have got 0 unpaired electrons. 0 unpaired electrons. So I hope you have understood covalent bonding and metallic bonding in transition elements. आपको ये भी समझ में आया है कि melting point जो है वो melting point किस तरह से वेरी करता है. ओके, फाइन. अच्छा, मैंगनीज के अंदर क्या होता है कि मैंगनीज, मैंने आपको कहा था ना, मैंगनीज हैज गॉट अबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट. सो मैंगनीज का इशू ये भी होता है. मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2. नहीं, सॉरी, मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2. हम मैंगनीज के केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. मैंगनीज के केस में बस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. द रीजन इज बिकॉज मैंगनीज +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5. ओके, सो यू हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग. And because you have less number of electrons in metallic bonding, मैंगनीज में मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है. तो इट हैज गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट. ओके, रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब इसमें आपको कोई भी इशू नहीं है. ओके, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, ठीक है. चलो देन वी विल स्टॉप ओवर हियर. बाय एवरीवन.